इंटर क्लास चैप्टर पी ब्लॉक के तक। आज का टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल प्राचीन काल से ही ज्ञात है। प्राचीन काल में इस अम्ल को एक्वा फोर्टिस कहते थे और इसे शोरे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि गंधक के अम्ल के मिश्रण के आसवन से बनाया जाता था। तब इस अम्ल को शोरे का अम्ल कहते थे। वर्षा के पानी में भी नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा होती है जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के जल में घुलने के कारण बनता है। संयुक्त अवस्था में ये चिली साल्टपीटर NaNO3, इंडियन साल्टपीटर KNO3 और नॉर्वेनियन साल्टपीटर यानी CaNO3 के होल ट्वाइस जो कि कैल्शियम का नाइट्रेट है में पाया जाता है। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इन दो विधियों से किया जाता है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरे प्रोसेस में जिसमें चिली साल्टपीटर को प्रयोग किया जाता है यानी कि सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल बनता है। ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने के लिए या उसका औद्योगिक निर्माण करने के लिए औद्योगिक विधियों की आवश्यकता पड़ती है। दो प्रकार की औद्योगिक विधियां हैं जिनसे नाइट्रिक अम्ल का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। पुरानी विधि जिसे बर्कलैंड और आइड की विधि कहते हैं और आधुनिक विधि जिसे ओस्टवाल्ड विधि कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशंस के हिसाब से, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। इस विधि में जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो काफी सिंपल है और ये जो उपकरण आप देख रहे हैं इस उपकरण में एक उत्प्रेरक कक्ष है जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इस उत्प्रेरक कक्ष का संबंध एक ऑक्सीकारक कक्ष से होता है जहां उत्प्रेरक कक्ष में निर्मित होने वाली NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है। ऑक्सीकारक कक्ष एक अवशोषण कक्ष से जुड़ा होता है जहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी विधि किस प्रकार से संचालित होती है। सबसे पहले इस उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और ऑक्सीजन का 1:9 के अनुपात में मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में प्रविष्ट कराया जाता है। इस उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जो जाली है इसके टेम्परेचर को 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं। उसमें अमोनिया और वायु प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति और 800 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जलवाष्प में परिवर्तित होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 21.6 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। यह प्राप्त होने वाली ऊष्मा इस उत्प्रेरक कक्ष के ताप को 800 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करने में सहायता करती है। तो जितना भी नाइट्रिक ऑक्साइड इस प्रोसेस में बनता है उसे ऑक्सीकारक कक्ष में वायु के साथ क्रिया करनी होती है और इस तरीके से वो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड में बदलता है। बैलेंस कर देते हैं इसको। अब यह नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड को अवशोषण टावर में प्रेषित कर दिया जाता है जहां इसकी
जल के साथ क्रिया होती है। जब इसे अवशोषण टावर में ले जाया जाता है तो इस अवशोषण टावर में ये क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े हैं। अवशोषण टावर स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है और इसके अंदर की लेयर एसिड रेजिस्टेंट है, मतलब अम्ल प्रतिरोधी, जिस पर अम्ल का कोई प्रभाव न पड़े। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर से H2O नीचे की ओर गिरता है तो वो इन क्वार्ट्ज पत्थर से होता हुआ धीरे धीरे नीचे की ओर आता है और नीचे से जाने वाला गैसीय मिश्रण इसके साथ क्रिया करता है। तो इस क्रिया में नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल प्राप्त होते हैं। जितना नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा वो हमें नाइट्रिक अम्ल के रूप में मिल गया और जो नाइट्रस अम्ल के रूप में प्राप्त होगा वो इसी प्रक्रम में पुनः प्रयुक्त किया जाएगा, जिससे नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होगी। नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति किस प्रकार होती है? 3HNO2 HNO3 2NO और H2O। अब NO और H2O इसी प्रक्रम में रिवर्सिबल यानी उनका पुनः यूज किया जा सकता है और नाइट्रिक अम्ल आपको अवशोषण कक्ष के निचले भाग में प्राप्त होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट में, जो नाइट्रोजन फैमिली है, लॉन्ग क्वेश्चन के बिहाफ पर, और काफी इजी टॉपिक है। इसलिए ये टॉपिक सबको अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। तो ओस्टवाल्ड विधि का जो संयंत्र यहाँ दिखाया गया है उसमें हम 1 आयतन अमोनिया और 9 आयतन शुद्ध वायु के मिश्रण को प्लेटिनम जाली के युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते, इसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और इतने टेम्परेचर पर 95% NH3NO में कन्वर्ट हो जाती है। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों के मिश्रण को एक कूलिंग कक्ष से गुजार कर, यानी उन्हें थोड़ा ठंडा करने कि उनका टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री के आसपास आ जाए। कूलिंग कक्ष आपको यहाँ इस उपकरण में प्रदर्शित करके नहीं दिखाया गया है। ठंडा करने के बाद उसे ऑक्सीकारक टावर में ले जाते हैं, जहां NO वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड में बदल जाता है। प्राप्त होने वाला NO2 युक्त गैसीय मिश्रण अवशोषण टावर में प्रवाहित करते हैं, जिसमें ऊपर से जल टपकने के कारण, यानी ये जो पानी गिर रहा है इसके साथ NO2 की रिएक्शन होती और NO2 H2O में एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पर एक प्रकार की रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं जिससे वो कंप्लीट HNO3 बना लेते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इस प्रोसेस में HNO2 की भी कुछ मात्रा बनती है, यानी नाइट्रस अम्ल की। तो प्राप्त होने वाले नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जल की अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो फिर इसका प्रभाजी आसवन कराते हैं और आसवन के बाद आसुत का मध्य भाग एकत्रित करते हैं, उसमें थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर उसका पुनः आसवन करते हैं, जिससे उसमें मौजूद जल की अशुद्धि दूर हो जाए और हमें शुद्ध नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति हो सके। नाइट्रिक अम्ल क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध नाइट्रिक अम्ल रंगहीन, जल में अत्यधिक विलेय और पानी के प्रत्येक अनुपात में विलेय है। यह त्वचा को जला देता है, जिस पर पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः पीला ही होता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल का अपघटन भूरे रंग के NO2 में होता है।
जो नाइट्रिक अम्ल में घुलकर उसके रंग को पीला बना। प्रयोगशाला में जो नाइट्रिक अम्ल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी शुद्धता लगभग 70% होती है और इसकी सांद्रता का मान 16N होता है, जिसे नॉर्मलता वैल्यू पर रखा जाता है। तो इसे आप चित्रात्मक रूप से भी और रासायनिक समीकरणों के साथ अनिवार्य रूप से पढ़ें, क्योंकि हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए ओस्टवाल्ड विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होने वाली विधि है और इस क्वेश्चन को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी लोग ओस्टवाल्ड विधि को इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हुए इसे ध्यान से समझें।